हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैक्सेशन विद सुशांत। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं सीए इंटरमीडिएट मई 26 अटेम्प्ट का आरटीपी, जो कि आईसीएआई ने रिलीज़ किया है मई 26 अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स के लिए। आज इस वीडियो में जो इनकम टैक्स के जो 10 क्वेश्चंस आरटीपी में दिए हुए हैं, तो हम वो सभी 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें कि 5 तो आपके पूरे क्वेश्चन है फुल फ्लैज, और उसके अलावा एक केस सिनारियो है जिसके अंदर की 5 एमसीक्यू हैं। तो ओवरऑल 10 क्वेश्चंस हो गए। ये 10 के 10 क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि एक केस सिनारियो दिया है। अब आपके एग्जाम में भी केस सिनारियो आएगा। तो अब इस केस सिनारियो में क्या होता है ना कि आईसीआई आपसे 4 या 5 एमसीक्यूज पूछता है। तो ये क्या होता है नॉर्मली कि आप पहले पूरा केस सिनारियो पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यू पे आते हैं। तब तक क्या होता है कि आप पूरा केस सिनारियो में क्या क्या चीज़ें बताई गई थी या बहुत सारी डिटेल होती है, क्योंकि केस सिनारियो बड़ा होता है, तो आप बहुत बार चीज़ें भूल जाते हैं। इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप सबसे पहले देखिए कि केस सिनारियो में जो क्वेश्चन है, जो एमसीक्यूज हैं, उनमें पूछा क्या गया है। अब जैसे कि सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास दिया गया है कि व्हाट वुड बी द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरीज ऑफ मिस्टर रोशन फॉर द AY 26-27। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो मिस्टर रोशन है, तो उनकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी कि असेसमेंट ईयर 26-27 में जो टोटल इनकम है सैलरी हेड में, पर्टिकुलरली सैलरी हेड में, वो हमसे पूछा गया है, वो हमें बताना है। तो अब क्या होगा कि जो हम केस सिनारियो देखेंगे, तो इसमें जो सैलरी से रिलेटेड पोर्शन होगा, हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है। हमें वन बाय वन चलना है। ऐसा नहीं कि हम एक बार में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारा सबसे पहला टारगेट होगा जो पहला एमसीक्यू हमें दिया है उसमें क्या चीज़ें पूछी हैं। अभी हमें पूरा केस सिनेरियो नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ उतना पोर्शन ही पढ़ना है जो कि सैलरी से रिलेटेड हो। क्या है कि सबसे ऊपर ही हमारे पास सैलरी से रिलेटेड दे रखा है, तो हम पहले इसको पढ़ेंगे कि मिस्टर रोशन है, जिनकी की 45 साल की उम्र है, और वो फाइनेंस मैनेजर है XYZ लिमिटेड में। अब ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25-26 इन्हें फॉलोइंग चीज़ें मिली हैं अपनी कंपनी से। सबसे पहले मिला है इन्हें बेसिक सैलरी, फिर डीए 12,000, और फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। इसके अलावा इसके बाद क्या है कि इनकी हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल स्टार्ट हो गई, फिर अदर डिटेल स्टार्ट हो गई। तो जो सैलरी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी, वो ये तीन ही चीज़ हैं। तो हमें बस इस तीन चीज़ों को सॉल्व करना है और इसकी कैलकुलेशन करनी है कि जो अमाउंट जो है वो हमें निकालना है बेसिकली, कि जो इनकम अंडर द हेड सैलरी में जाके टैक्सेबल होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले तो हम लेंगे बेसिक सैलरी, जो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन दी ही हुई है ऑलरेडी क्वेश्चन में। यहाँ पे बेसिक सैलरी आपकी है 60,000 पर मंथ, यानी कि ये 7,20,000 हो गया आपका। इसके बाद हमारे पास डियरनेस अलाउंस दिया हुआ है। डियरनेस अलाउंस कितना था? 12,000 पर मंथ। डियरनेस अलाउंस आ गया आपका 1,44,000। फिर इसमें हमें दिया गया है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ। देखिए, जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ होता है, ये कभी भी टैक्सेबल नहीं होता है। ये इसको हमेशा एग्जेम्प्ट माना जाता है। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है कि जो एग्जेम्प्ट माना जाता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, वो सिर्फ और सिर्फ 12% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए माना जाता है। यानी कि जो आपकी बेसिक सैलरी है प्लस डियरनेस अलाउंस जो आपको मिलता है, उसमें भी जितना रिटायरमेंट बेनिफिट को फॉर्म करता है सिर्फ उतना ही। उन दोनों को मिला के जो भी आपका बेसिक सैलरी प्लस डीए हुआ, उसका 12% आपका जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है पीएफ में, वो एग्जेम्प्ट होता है। अगर उससे ओवर एंड अबव आप कुछ ले रहे हैं, तो वो कभी भी एग्जेम्प्ट नहीं होगा, बल्कि वो टैक्सेबल हो जाएगा आपका सैलरी हेड में। तो यहाँ पे क्या है कि हमें यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मिला कितना है, 15% ऑफ बेसिक सैलरी। तो यहाँ पे हम ईपीएफ लिख देते हैं, और 15% ऑफ बेसिक सैलरी मिला है हमें, यानी कि 1,08,000 रुपए जो है हमारे हाथ में मिले हैं। अब हमें इसमें देखना है कि ईपीएफ एग्जेम्प्ट कितना है। एग्जेम्प्ट ईपीएफ, क्योंकि सारा का सारा तो टैक्सेबल होगा नहीं, क्योंकि 12% तो आपको मिलता ही है। यहाँ पर क्या है, अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी एग्जेम्प्ट ईपीएफ की? सबसे पहले आपको लेना है बेसिक सैलरी प्लस डीए, आपको उतना लेना है जितना कि आपका रिटायरमेंट बेनिफिट का
पार्ट हो। अब यहाँ पे क्या है कि 1,44,000 में से सिर्फ 50% ही आपका रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 72,000 ही लेंगे और बेसिक सैलरी तो आपको पूरी लेनी है, तो ये दोनों मिला के आपका 792 हो जाएगा। अब 792 का कितना आपको अलाउ होता है, तो उसका 12% आपको अलाउ हो जाता है, यानी कि 95,040 रुपीज़ आपका जो ईपीएफ है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी आ गई, 8,76,960 रुपीज़। अब इसमें क्या होगा कि अब इसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको अलाउ हो जाएगा, अगर न्यू रिजीम है तो 75,000, ओल्ड रिजीम है तो 50,000 आपको अलाउ हो जाएगा। न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करेंगे तो 8,01,000 हो जाएगा, और अगर ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग करेंगे तो उस केस में हमें 8,26,50,000 अलाउ होगा और 8,26,000 हमारी इनकम बन जाएगी। न्यू रिजीम में 8,01,000 और ओल्ड रिजीम में हमारा 8,26,000। अभी एक बार इसका आंसर भी देख लेते हैं। यहाँ पे कहीं दिया भी होगा कि कौन से रिजीम में ये इन्होंने ऑप्ट किया है। मिस्टर रोशन वांट्स टू पे टैक्स अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। देखिए, अब जैसा कि आपको पता है कि अब न्यू टैक्स रिजीम जो होता है 115 BAC, वही आपका डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बन चुका है। तो यहाँ पे जो अभी हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन, तो इसका आंसर होना चाहिए 8,01,960। इसको हम हटा देते हैं, 8,01,960 रुपये आपका आंसर होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन आपका ये करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, 8,01,960 रुपये। एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं इसका। 8,01,960 रुपये, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो एमसीक्यू था हमारा, ये तो सॉल्व हो गया। आई होप ये आप सबको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई ज़्यादा सीरियस है नहीं, मतलब ज़्यादा कोई ऐसा डिफिकल्ट है नहीं। देखिए, जो बेसिक सैलरी आपको दी हुई है, ये आप बेसिक कैलकुलेशन ये आप निकाल ही लेंगे। डीए जो होता है आपका फुल्ली टैक्सेबल होता है हमेशा, तो ये आपको निकाल लेना है। ईपीएफ जो दिया है आपने वो ले लिया। बस एग्जेम्प्ट ईपीएफ की जो कैलकुलेशन है, ये इसमें थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज़ थी। स्टैंडर्ड डिडक्शन आप लोगों को पता ही होगा। तो एग्जेम्प्ट ईपीएफ की जो कैलकुलेशन है, इसमें आपको देखना है सबसे पहले तो बेसिक सैलरी जो है आपको पूरा लेना है। और डीए में क्या है कि अगर यहाँ पे देखना है आपको कि डीए में कितना ऐसा पार्ट है जो रिटायरमेंट बेनिफिट को फॉर्म करता है। अब इस क्वेश्चन में दिया था 50%, तो मैंने 50% लिया। अगर यहाँ पे 20% दिया होता तो 20 ही लेता, 10 दिया होता तो 10 ही लेता, 40 दिया होता तो 40 लेता, 30 दिया होता तो 30, और अगर 100 का 100 दिया है तो 100 का 100 ले लेते। तो जितना दिया है उतना ही लेना है, और उसको आपको बेसिक सैलरी में ऐड करना है, फिर उसका 12% निकालना है। जो अमाउंट आता है वो आपको एग्जेम्प्ट करा देना है, और फिर आपका जो ग्रॉस टैक्सेबल निकल जाएगा, और फिर उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करके आपका नेट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी आपका अमाउंट आ जाएगा। तो इसमें बस एग्जाम टीपीएफ वाला था जो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी तो इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन में खास था नहीं। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर रोशन फॉर AY 26-27। जैसे हमने ऊपर फर्स्ट एमसीक्यू में सैलरी हेड की इनकम निकाली थी, ऐसे ही हमें सेकंड क्वेश्चन में कैपिटल गेन की इनकम निकालनी है। तो अब वापस से चलते हैं केस सिनारियो में। यहाँ पे तो हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल दी हुई है, ये तो नहीं होगा। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट है। अदर ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द FY 25-26 आर एज अंडर। देखिए, सबसे फर्स्ट पार्ट दिया है कि हाउस होल्ड LED एंड रेफ्रिजरेटर परचेज्ड इन 2017 फॉर 56,000 वर सोल्ड इन Feb 26 फॉर 15,000। सॉरी। देखिए, एक LED था, मान लीजिए आपने घर में लगा रखा था, या आपका एक रेफ्रिजरेटर जो कि पुराना हो गया था, आपने 2017 में लिया था 56,000 में, और अब आपने उसको बेच दिया है 15,000 में। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि क्या इस पे कैपिटल गेन लगेगा। तो देखिए, एक तो हमने लॉस में बेचा है, और अगर यहाँ पे प्रॉफिट में भी बेचा होता LED और रेफ्रिजरेटर को, तो दोनों ही आपका पर्सनल इफेक्ट में फॉल करती है, और जो पर्सनल इफेक्ट होता है उस पर कभी भी टैक्स नहीं लगता है, वो कभी भी कैपिटल असेट नहीं माना जाता है। तो
तो अगर आपने किसी पर्सनल इफेक्ट को बेचा है तो उससे जो भी इनकम आ रही है वो हमेशा आपका एग्जेम्प्ट होगी अंडर द इनकम टैक्स। तो ये जो फर्स्ट पार्ट दिया है कि हाउस होल्ड एलईडी और रेफ्रिजरेटर हमने बेचा है 15,000 में, तो ये आपका एग्जेम्प्ट होगा इनकम टैक्स में, तो इसमें कोई कैलकुलेशन करने की नीड है ही नहीं। ठीक है। सेकेंड पार्ट हमारे पास दिया है कि एडवांस ऑफ 4 लाख वॉज रिसीव्ड बाय मिस्टर वनराज ऑन 1 मई 2025 अगेंस्ट सेल ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड फॉर 11 लाख विच वॉज बींग यूज्ड by his father for agriculture purposes during last 2 years and eight months. However, due to non-payment of balance amount, advance was forfeited. तो देखिए इसमें सिंपल सी चीज दे रखी है कि 4 लाख रुपए हमने एज अ एडवांस लिया था और हम अपनी प्रॉपर्टी जो हमारे एग्रीकल्चर लैंड थी उसको बेच रहे थे, लेकिन किसी वजह से नॉन पेमेंट जो सामने वाली पार्टी ने हमें किया नहीं, तो हमने क्या किया कि एडवांस फोरफीट कर लिया। अब देखिए जो हमने एडवांस फोरफीट किया है ये कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? टैक्सेबल तो होगा क्योंकि ये हमारी इनकम बन गई, लेकिन कौन से हेड में टैक्सेबल होगा ये सवाल है यहाँ पे। देखिए 2014 से पहले क्या होता था कि जो भी इस तरह की इनकम होती थी, जो भी हम एडवांस फोरफीट कर लेते थे, तो ये हमारी कैपिटल गेन में से ही माइनस हो जाता था। लेकिन अब क्या है कि अब जो मतलब जो कैपिटल गेन हेड होता था उसमें से हम कॉस्ट में से माइनस कर देते थे इसको। लेकिन अब क्या होता है कि जो इस तरह की इनकम होती है ये आपका अदर सोर्स में जाके टैक्सेबल हो जाती है। तो ये जो 4 लाख रुपए हैं ये आपका अदर सोर्स में जाके टैक्सेबल होगा। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका एग्जेम्प्ट है और जो सेकंड पार्ट है 4 लाख रुपए का वो आपका अदर सोर्स में जाके टैक्सेबल होगा। तो अभी तक कैपिटल गेन में हमारा कुछ भी टैक्सेबल हुआ नहीं है बेसिकली। अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसमें शायद देखिए यहाँ पे थर्ड पार्ट में दिया हुआ है कि द सेम लैंड वाज सब्सिक्वेंटली सोल्ड टू मिस्टर जैन ऑन 1 दिसंबर 2025 फॉर 10.5 लैक्स, यानी कि 10.5 लाख रुपए में 1 दिसंबर को इन्होंने कोई मिस्टर जैन है उन्हें ये ज़मीन बेच दी। और ये जो लैंड है इन्होंने परचेज की थी, ये की थी 20 जनवरी 2006 को, यानी कि आपका 22 जुलाई 2023 से पहले, सॉरी 2024 से पहले, 22 जुलाई 2024 से पहले इन्होंने ले ली थी। यानी कि इस प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है कि अगर आपने 22 जुलाई 2024 तक कोई प्रॉपर्टी ली है तो उसमें आप उसका इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हो। उसमें बेसिकली आपके पास ऑप्शन होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी आपने 23 जुलाई 2024 से पहले यानी कि 22 जुलाई 2024 तक ली है तो उसमें आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। तो जनरली हम नहीं लेते हैं। जो भी हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है वो आपको अभी नहीं देखना। जनरली आपको एग्ज़ाम में वो नहीं करना। वैसे तो आपको दोनों निकालना होता है, जो बेनिफिशियल होता है वो आप वो लेते हैं, लेकिन जनरली आपको ये बिना इंडेक्सेशन वाला ही लेके चलना है। तो यहाँ पर क्या है कि लैंड जो थी ये इन्होंने 1.5 लाख की खरीदी थी और बेची कितने में 10.5 लाख में। तो यहाँ पे जो कैपिटल गेन हो गया वो हो गया आपका 9 लाख रुपए। और इन्होंने क्या किया है मिस्टर रोशन ने कि एक नया रूरल एग्रीकल्चर लैंड खरीद लिया 9.5 लाख में। और कब खरीदा है ये? 10 मार्च 2026 को, यानी कि जब इन्होंने एक्चुअल में अपनी प्रॉपर्टी सोल्ड की थी, यानी कि 1 सितंबर 2025 से उसके विद इन 2 ईयर्स में इन्होंने एक न्यू रूरल एग्रीकल्चर लैंड सोल्ड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आपका सेक्शन 54B अट्रैक्ट होगा। और उसका सेक्शन 54B क्या कहता है? देखिए सेक्शन 54B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कहता है हमारा कि अगर कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ है और अगर उसके पास कोई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास हमारे जो एसएससी है मिस्टर रोशन उनके पास अर्बन एग्रीकल्चर लैंड थी, और अगर वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड पे वो इंडिविजुअल खुद या उसका कोई फैमिली मेम्बर या उसके पेरेंट्स जो भी हैं वो अगर उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ कर रहे थे फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स, यानी कि जिस दिन आपने प्रॉपर्टी बेची उसके पिछले 2 साल से वो जो प्रॉपर्टी थी वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ हो रही थी, और अगर आपने उस प्रॉपर्टी को बेचा है और फिर वहाँ से जो कैपिटल गेन आया है उसको आपने किसी न्यू अर्बन या रूरल एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट कर दिया है, तो जितना अमाउंट अब इन्वेस्टमेंट का होगा वो आपका एग्जेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 लाख रुपए का कैपिटल गेन आया इन्होंने, ऑब्वियस सी बात है 9.5 लाख रुपए जो कि ज़्यादा है 9 लाख रुपए से, वो इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है न्यू रूरल एग्रीकल्चर लैंड में। तो यहाँ पे क्या है कि पूरा का पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी कि जो कैपिटल गेन है पहले 3 पॉइंट से हमारा फर्स्ट पार्ट में भी कोई कैपिटल गेन नहीं निकला, सेकंड में भी नहीं निकला, थर्ड में भी नहीं निकला,
और इसके बाद ये यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ये 3 के बाद दोबारा 3 दे दिया है आईसीआई ने। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पीपीएफ अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 40,500। ये आपका एग्जाम्प्ट होता है पीपीएफ अमाउंट, जो इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ अमाउंट होता है वो आपका हमेशा एग्जाम्प्ट होता है। तो ये एग्जाम्प्ट अमाउंट है तो फिर ये टैक्सेबल में तो आने की बात ही नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पे हमें दे रखा है कि 75,000 paid as premium towards life insurance cover for self and his wife and also contributed 1 lakh rupees and as PPF। तो यहाँ पर क्या है कि जो कैपिटल गेन से इनकम है वो हमारी क्या हो जाएगी, वो नील हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे पास ये 5 केस सिनारियो, 5 जो ये इन्फॉर्मेशन दी है, पांचों में से कोई भी ऐसी इनकम नहीं है जो कि कैपिटल गेन में फॉल करती हो। थर्ड वाली जरूर थी लेकिन वहाँ पे आपकी इनकम नील हो जाएगी क्योंकि आपने पूरा का पूरा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर सी हो जाएगा। एक बार आंसर चेक भी कर लेते हैं, इसका सी ही होना चाहिए वैसे तो, सी नील। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो गया हमारा। अब चलते हैं थर्ड एमसीक्यू की ओर। What would be the total income of Mr. Roshan for AY 26-27? देखिए इस केस में क्या है कि हमें मिस्टर रोशन की टोटल इनकम निकालनी है। अब टोटल इनकम कैसे निकालेंगे आप, देखिए सबसे पहले तो हमारे पास सैलरी की डिटेल दी हुई थी, तो यहाँ पे इसको नेक्स्ट उसमें सॉल्व कर लेते हैं। ये सैलरी वाली डिटेल कॉपी कर लेते हैं हम। सैलरी सैलरी कितना था हमारा, 8,01,960 रुपये। ये हमारी सैलरी जो है आपका टैक्सेबल हो गई इनकम अंडर द हेड सैलरी में। इसके बाद आता है हमारा सैलरी के बाद आता है हमारा हाउस प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी की वीडियो भी मैंने डाली थी, फुल फ्लेज डाली थी, यानी कि जिस भी स्टूडेंट ने वो हाउस प्रॉपर्टी वाली वीडियो देख ली ना, तो यानी उसका हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने वो देख रखा है तो अच्छा है, अगर नहीं भी देख रखा तो यहाँ पे मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ कि क्या है हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे बेसिकली हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि इन्होंने एक हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट कर रखी है और उसके लिए इन्होंने एक लोन ले रखा है और उस लोन का इंटरेस्ट पे किया है 2,20,000। अभी हमने नीचे पढ़ा था कि इन्होंने न्यू रिजीम ऑप्ट कर रखी है, यानी कि जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होती है वो ऑप्ट कर रखी है। और डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के केस में क्या होता है कि अगर कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में जो सेक्शन 24B होता है उसमें जो इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है, इंटरेस्ट ऑन लोन का बेनिफिट मिलता है, वो आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए नहीं मिलता है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में आपको वो इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाता है और उसमें कोई लिमिट नहीं होती। तो यहाँ पे 2,20,000 रुपए जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो हमें दिया हुआ है, तो यानी कि ये लेट आउट प्रॉपर्टी है तो इसमें हमें उसका बेनिफिट मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पे निकालना है बेसिकली एनएवी। एनएवी निकालने के लिए सबसे पहले क्या देखा जाता है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। हमेशा आपको देखना होता है कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से कौन सा हाइयर है। तो यहाँ पे हाइयर कौन सा है आपका 1,95,000। तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट जो होता है, क्योंकि देखिए जो आप एनएवी निकालते हैं ना, एनएवी निकालने के लिए पहले आपको निकालना पड़ता है जीएवी, यानी कि जीएवी यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और जीएवी निकालने के लिए आपको देखना पड़ता है एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट। एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट को आपको कंपेयर करना है और जो भी हाइयर होगा वो आपका जीएवी बन जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअल रेंट हमें दे रखा है 1,70,000 रुपये, एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो हमें निकालना है। तो अब एक्सपेक्टेड रेंट जो है, एक्सपेक्टेड रेंट आपका कैसे निकलेगा, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हाइयर। तो हाइयर कौन सा है 195,000, लेकिन जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट है वो कभी भी आपका स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया है 1,80,000 रुपीज़। तो जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा वो आपका 180 तक ही मैक्सिमम हो सकता है। तो 1,80,000 आपका एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। अब एक्सपेक्टेड रेंट आ गया हमारा 180 और एक्चुअल रेंट आ गया 170। तो जो जीएपी होगा वो क्या होगा, जीएपी हम हमेशा हाइयर वाला लेंगे। तो जो 1,80,000 है ये हो जाएगा हमारा जीएबी हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया हमारा 1,80,000। अब इसमें से क्या होता है, हम म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 7.5, अच्छा पेड बाय टेनेंट। देखिए जो म्युनिसिपल टैक्स होता है वो हम जनरली पेड बेसिस पे अलाउ कर देते हैं, लेकिन अगर वो म्युनिसिपल टैक्स
जो लैंडलॉर्ड है उसने खुद पे किया है तब, ऐसा नहीं है कि कोई टेनेंट है मेरा वो पे कर रहा है तो भी मैं उसको अपने उसमें बेनिफिट ले लूंगा, मैं खुद क्लेम कर लूंगा। अगर मैं लैंडलॉर्ड खुद पे करता है तभी उसको इनकम टैक्स में इसका बेनिफिट मिलेगा, अगर टेनेंट पे कर रहा है तो इस चीज़ का बेनिफिट लैंडलॉर्ड को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एक बार हाउस प्रॉपर्टी की भी कैलकुलेशन देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा जीएवी जो है ये आ गया 1,80,000 रुपये। आपको म्यूनसिपल टैक्स कुछ मिलेगा नहीं और फिर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। आपको मिल जाएगा 30% का डिडक्शन 24A में। तो जो नेट इनकम बनी मेरी वो बनी 1,26,000 इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, वो चीज़ क्या है कि हमने ऊपर देखा था इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट हमने देखा था। अब इंटरेस्ट है 2,20,000 और इनकम है आपका 1,26,000। तो जो आपका जो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका लॉस आ जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में, और जो इनकम होगी आपकी वो नेट इनकम आपकी नील हो जाएगी। तो जो हाउस प्रॉपर्टी हेड की जो इनकम होगी वो आपकी नील हो जाएगी, यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा आपका। हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम नील हो गई। अब देख लेते हैं कि और क्या इन्फॉर्मेशन थी इसमें, ऊपर चल लेते हैं थोड़ा। ये हमने हाउस होल्ड एलईडी और रेफ्रिजरेटर बेचा था तो ये एग्जेम्प्ट है। ये अभी रेंट रिपेयर एक्सपेंस भी दिया हुआ है 9,000, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नील है, वरना इसका भी बेनिफिट हमें मिल जाता। हाउस होल्ड एलईडी एंड रेफ्रिजरेटर परचेज्ड इन जनवरी 2017 फॉर 56,000 पर सोल्ड फॉर 15,000। ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था तो ये एग्जेम्प्ट है तो इसको लेना ही नहीं है। हाँ, एडवांस ऑफ 4 लाख वाज फोरफिटेड। तो जैसा मैंने आपको बताया था ये जो 4 लाख रुपए हमने फोरफिट किए थे ये आपका अदर सोर्स में जाके टैक्सेबल हो जाएगा। ये आपका अदर सोर्स में जाके टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो खरीदी थी हमने और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जो बेची थी तो इस पे भी कैपिटल गेन हमारा नील बना था तो इसको लेने की नीड नहीं है। फिर है इंटरेस्ट क्रेडिटेड या एग्जाम्प्ट इनकम होती है पीपीएफ पे, जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है ये हमेशा एग्जाम्प्ट होगा तो इसको लेने की नीड भी नहीं है आपको। फिर है ही पेड 75,000 एज प्रीमियम टुवर्ड्स लाइफ इंश्योरेंस कवर। देखिए अब न्यू टैक्स रिजीम में क्योंकि हम चल रहे हैं तो यहाँ पे आपको 80C में बेनिफिट मिलता है लाइफ इंश्योरेंस का भी और पीपीएफ का भी, तो ये दोनों का ही बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जो 1.5 लाख का बेनिफिट मिल जाता है 1,75 है तो मैक्सिमम 1.5 लाख का मिल सकता है ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो न्यू टैक्स रिजीम में तो मिलेगा नहीं। और तो कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो यहीं पे हमारा ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब ये टोटल इनकम जो हमारी आ गई 12,01,960 रुपये। ऑप्शन दिया है। अच्छा पहले ये 12 लाख, ये तो नील हो गया था हमारे, इसको भी मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे है 12,01,960 रुपये, ये भी हमारा ओके है। एक बार आंसर भी इसका चेक कर लेते हैं, निकला यही है तो आंसर तो यही होना चाहिए वैसे, 12,01,960 रुपये। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर, जो हमारा फोर्थ एमसीक्यू है। वट वुड बी द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर रोशन फॉर AY 26-27। देखिए इनकम तो हमने निकाल ली, अब इस पे हमें बताना है कि जो टैक्स अमाउंट होगा वो क्या होगा। अब देखिए अगर ये अप टू 12 लाख होता फिर तो 87 की रिबेट मिल जाती, टैक्स अमाउंट नील हो जाता। लेकिन अब क्योंकि ये 12 लाख से ऊपर है तो फिर यहाँ पे टैक्स लगेगा। अब जो न्यू टैक्स रिजीम में जो टैक्स लगता है वो कैसे लगता है, देखिए अप टू 4 लाख तक तो आपका नील अमाउंट हो जाता है यानी कि जीरो। अप टू 8 लाख तक जो होता है वो हो जाता है आपका 8 लाख माइनस 4 लाख, ठीक है, इंटू में 5%, 5% हो जाएगा आपका, ये नील रहेगा। इसके बाद आ जाता है 12 लाख, यहाँ पे आपका 10% हो जाता है। जो अप टू 4 लाख तो नील रहता है न्यू टैक्स रिजीम में, फिर जो 8 लाख तक होता है 4 to 8 लाख उस पर आपका 5% लगता है टैक्स, फिर 8 से 12 पे आपका 10% लगता है, और जो 12 लाख से ऊपर होता है
यहाँ पे हमारा 12 लाख दिया हुआ है। इससे जो ऊपर है इस पे कितना टैक्स लग जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका 15% हो जाएगा। तो जो टैक्स अमाउंट बना आपका ये कितना बन गया, 60,294 रुपये। लेकिन देखिए अगर क्या होता, अगर मेरी इनकम 1960 रुपये से कम होती तो क्या होता, तो फिर हो जाता मेरा जो मेरा टोटल अमाउंट है टैक्स का वो ज़ीरो हो जाता। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट होता है। अब मार्जिनल रिलीफ क्या है, देखिए मार्जिनल रिलीफ क्या होता है कि अभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपको थोड़ी सी भी इनकम आ गई, मान लीजिए कि इनकम टैक्स ने कुछ वो रेट वगैरह कुछ स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं कि इतने तक आपकी इनकम रहेगी तो इतना टैक्स लगेगा, और इससे ज़्यादा जाएगी तो जो टैक्स रेट है वो पूरे पे चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ऊपर वाले पे, वो पूरे पे चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपको अब 12 लाख तक है, अब 12 लाख तक कोई बंदा 1 रुपये भी टैक्स नहीं दे रहा, और जिसकी 12 लाख 1,000 है वो 60,000 रुपये टैक्स दे रहा है, तो ये चीज़ तो गलत है ना। तो इस चीज़ का जो सॉल्यूशन जो गवर्नमेंट ने कैसे निकाला, वो इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालने के लिए गवर्नमेंट एक कॉन्सेप्ट लेकर आई है मार्जिनल रिलीफ का। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि हमने अभी नॉर्मल टैक्स निकाला, यहाँ पे आ गया 60,294 रुपये। लेकिन गवर्नमेंट क्या कह रही है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख तक होती, अगर 12 लाख तक होती यहाँ पे इनकम, तो आपका टैक्स क्या बनता, तो आपका टैक्स बनता ज़ीरो। लेकिन 12,01,960 रुपये में आपको देना पड़ रहा है 60,294। तो इस केस में क्या होता है, गवर्नमेंट यही कि जितना एक्सीडिंग अमाउंट है आपका इनकम का, अगर 12 लाख तक होता तो जीरो होता, तो यहाँ पे 12,01,960 रुपये जितना एक्सीड कर रहा है एग्जाम्प्ट अमाउंट से, उतना ही आपको टैक्स देना है। यानी कि इस केस में क्या हुआ कि 1960 रुपये ही आपका टैक्स बनेगा, प्लस जो एजुकेशन सेस होता है वो आपका और लग जाएगा। तो यानी कि 2,038 रुपये, इसको हम राउंड में, क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी जो होती है हमेशा राउंड में होती है, मैं आपको बता दूं 10 के मल्टीपल में होती है। तो ये हमारा 2,040 रुपये जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी है हो जाएगी। तो देखिए मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ आपको अच्छे से कि आपने देखिए पहले तो आपको नॉर्मल टैक्स रेट निकालना है। यहाँ पे 6,294 रुपये कैसे है, ये विदाउट, मैं एजुकेशन सेस बता रहा हूँ पहले आपको, विदाउट एजुकेशन सेस निकालना है हमेशा पहले आपको। तो वो आपने निकालने की, देखिए इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट होता है नहीं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना तो आप सबको आता ही है कि ये कैसे निकालना है। दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है जब मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आता है कि 12 लाख रुपए तक तो आपकी इनकम एग्जेम्प्ट थी। अब ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना कि कोई पर्सन है, कोई एसएससी है, वो 12 लाख 1,000 12 लाख 2,000 कमा रहा है, तो इनकम तो उसकी 2,000 ज़्यादा बढ़ी, लेकिन वो टैक्स दे रहा है 60,000 ज़्यादा। एक पर्सन ए है वो 12 लाख कमा के जीरो टैक्स दे रहा है, पर्सन बी 12,05,000 कमा के 70,000 रुपये टैक्स दे रहा है। तो इस चीज़ को, जो ये डिस्क्रिमिनेशन टाइप जो एक चीज़ लगती है, उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि जो एक्सेस अमाउंट आपका इनकम का पार्ट है, एक्सेस अमाउंट जो इनकम का पार्ट है, सिर्फ वही आपको टैक्स में देना है। हाँ, अगर ये 13-14 लाख होती तो यहाँ पे हम देखते कि ये जो इनकम अमाउंट है टैक्स अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि हमें देखना है कि जो एक्सेस इनकम है 1,960 रुपये और 60,294, इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा है। अगर ये ज़्यादा है, इससे ट्रू आ गया, यानी कि ये हमारा सही है, फिर उस केस में आपका मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। अगर आपका टैक्स अमाउंट है वो एक्सेस ऑफ इनकम, जहाँ तक आपका एग्जाम्प्ट था या टैक्स कम बन रहा था, उससे ज़्यादा होता है, तब आपका मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट लागू हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर यही जो एक्सेस इनकम है ये 70,000 होती, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 70,000 होता, तो ये जो 60,000 से आपका टैक्स, एक्सेस टैक्स कितना है 60,000 और एक्सेस इनकम कितना है 70,000, तो उस केस में आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट नहीं मिलता। मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट कब मिलेगा, जब टैक्स का अमाउंट आपका ज़्यादा हो और इनकम का अमाउंट कम हो, उस केस में आपको यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लीकेबल हो जाएगा और उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर उस अकॉर्डिंग चले तो ये हमारा एक्सेस अमाउंट कितना हुआ 1,960 रुपये। तो ये जो 1960 है ये हमारी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी होगी, प्लस जो एजुकेशन से जो कि मैंडेटरी होता है इन राउंड ऑफ 10, तो वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो 2,040 रुपीज़ जो होगा वो हमारा टैक्स लाइबिलिटी होगा एक्चुअल। डी में यहाँ पे दिया भी हुआ है 2,040 रुपये। एक बार बस आंसर और चेक कर लेते हैं इसका भी। 2,040, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे से।
अगर कुछ दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या इशू आ रहा है, फिर मैं उस चीज़ पे भी ध्यान दूंगा। अभी यहाँ पे हमारा फिफ्थ और लास्ट जो एमसीक्यू है वो है कि व्हाट वुड बी द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर रोशन फॉर AY 2627 इफ ही ऑप्ट्स आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। देखिए अभी तक जो हमने पहले 4 एमसीक्यू किए वो हमने किए न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग। अब हमसे पूछा गया है कि अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम में होते, ओल्ड टैक्स रिजीम में होते तब क्या होता, तब इसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी। तो ठीक है, इन्फॉर्मेशन तो हमने यहाँ एक्सेल में बनाई रखी है सब कुछ। अगर हम इसको यहाँ पे एक और मैं ऐड कर दूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ओल्ड टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग हमारी क्या इनकम होगी। तो देखिए यहाँ क्या होगा कि जो हमारी सैलरी इनकम थी इसमें तो कुछ चेंज आएगा नहीं, बस यहाँ क्या था जो डिडक्शन मिला था हमारा ये 75,000 का, ये हो जाएगा आपका 50,000 रुपये, बाकी सब सेम रहेगा। तो यहाँ पे जो हमारी इनकम हुई सैलरी की ये 8,26,000 हो जाएगी। हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है नहीं है आपकी, ये नेल थी, ये दोनों में सेम ही रहेगा, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज है नहीं। फिर आपका अदर सोर्सेज में 4 लाख है, ये भी पूरा आपका टैक्सेबल रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। बस बेनिफिट आपको यहाँ पे किस चीज़ का मिल जाएगा, मेरे ख्याल से इसमें डिडक्शन वो था ETC का कुछ डिडक्शन, और तो कुछ नहीं है ना। हाँ ठीक है, ETC का डिडक्शन, अच्छा ये रहा। यहाँ पे आपको 75,000 LIC का और 1 लाख का PPF का बेनिफिट मिल जाएगा, तो 1.5 लाख का आपका ATC में डिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ATC में बेनिफिट मिल जाएगा 1.5 लाख का। एक चीज तो आपकी ये हो गई। और इसके अलावा और भी कुछ था, एक बार देख लेते हैं। और तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा मेरे को, बाकी तो सेम ही है, सैलरी वगैरह सब कुछ सेम है, ठीक है। यहाँ पे भी इनकम में भी कुछ नहीं है, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं जो टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग जिसमें डिफरेंस आ रहा हो। बाकी तो और ऐसा कुछ है नहीं। एक बार और चेक कर लेता हूँ। अच्छा, इंटरेस्ट 2,20,000 का पे किया था ना ओल्ड टैक्स रिजीम में, इसका तो पूरा बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे क्या है कि इंटरेस्ट अमाउंट जो था 2,20,000 जो पे किया था ओल्ड टैक्स रिजीम में, इसका पूरा बेनिफिट लॉस में मिल जाएगा आपको। लॉस का बेनिफिट ये हो जाएगा आपका 94,000 का लॉस आ जाएगा हमारा यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम में। तो जो हमारी नेट इनकम बनेगी वो बन जाएगी 9,82,960। ये ओल्ड टैक्स रिजीम है, तो यहाँ पे क्या लेट आउट प्रॉपर्टी का जो भी लॉस होगा ये हमारा सेट ऑफ हो जाएगा अदर सोर्सेज से। तो यहाँ पे क्या है कि हमसे यही पूछा था ना, टोटल इनकम पूछा था, क्या पूछा था इसमें, अच्छा टैक्स लायबिलिटी पूछा है क्या, इधर टैक्स लायबिलिटी, तो टैक्स लायबिलिटी पूछा है। तो टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलेगा इसका, 5 लाख तक, तो 5 लाख तक हो जाएगा आपका, 2.5 लाख तक एग्जाम्प्ट है इसमें ओल्ड में। फिर अगर 5 लाख तक है तो उसमें लगेगा आपका 5% टैक्स रेट। और अगर 5 लाख से ऊपर है तो हमारा कितनी इनकम दी हुई है 982,960, तो ये आपका डिफरेंस आएगा, इस पर आपका 20% का टैक्स रेट लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा ये टोटल टैक्स प्लस में एजुकेशन सेस 4%। इसको भी हम राउंड में कर देते हैं। 1,13,460 रुपये। अच्छा पहले ये 1,13,460 रुपये।
एक बार इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं, बस श्योर हो जाते हैं यही है 1,13,460। तो देखिए एमसीक्यू तो हमारे 5 सॉल्व हो गए हैं यहाँ पे। अब हम चलते हैं आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की ओर।